हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर हम एग्जाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? चैत्र, कार्तिक, माघ या वैशाख? तो करेक्ट आंसर है इसका चैत्र। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनकी जयंती हर वर्ष हिंदू पंचांग के चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। ये तिथि अक्सर मार्च या फिर अप्रैल में आती है। इस दिन जैन समुदाय पूजा, शोभा यात्रा और प्रवचन जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो चैत्र यहाँ पर सही होगा। प्याज के ऊतक मतलब टिश्यू को छीलने, काटने या कुचलने से कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? ऑप्शन है जाइलेनेज, बॉर्डिलेज, एलिनेज या पेक्टिनेज। तो जब प्याज अनियन को काटते हैं तो उसमें से एलिनेज नाम का एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड से क्रिया करके सल्फेनिक एसिड बनाता है, जो कि हवा के संपर्क में आकर लेक्रीमेट्री फैक्टर बनाता है। यही हमारी आंखों में जलन और आंसू का कारण बनता है। तो यहाँ पर एलिनेज बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा जाइलेनेज या पेक्टिनेज की बात करें तो पौधों की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, उसको तोड़ने का काम करते हैं। इनसे आंसू नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की अवधि सबसे कम है? 12th, 11, 13 या 14? तो सबसे छोटी लोकसभा की अवधि देखने को मिली थी 12वीं लोकसभा में। उसकी अवधि थी सिर्फ 13 महीने की, जो कि सबसे कम है। यह सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन AIADMK द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण जल्दी गिर गई थी। 11वीं लोकसभा लगभग 2 वर्ष चली, जबकि 13वीं और 14वीं लोकसभा ने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो 12th लोकसभा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए आंसर। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार, रुद्र वीणा, वायलिन या तबला? तो उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा बजाने वाले महान शास्त्रीय वादक थे। यह वाद्य यंत्र बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ हैं, जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उच्च स्थान प्राप्त है। वह इस वाद्य को बजाने वाले अंतिम प्रमुख कलाकारों में से एक थे। रुद्र वीणा, बी आंसर। मानक तीरंदाजी आर्चरी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? सर्कुलर जोन्स होते हैं। 12, 8, 10 या 15? तो आर्चरी तीरंदाजी में इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड टारगेट कुल 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक के अंदर एक वृत्त से बना हुआ होता है। इन्हें स्कोरिंग जोन कहा जाता है। बीच का सबसे छोटा वाला भाग जो होता है वो बुल्स आइज होता है। इसमें तीर लगने पर सबसे ज़्यादा यानी 10 अंक मिलते हैं। बाहरी सर्कल में अंक घटते जाते हैं, यानी आउटर मोस्ट रिंग जो होती है वो 1 पॉइंट की होती है। तो यहाँ पर 10 रिंग हमको देखने को मिलती है, 10 सर्कुलर जोन, सी आंसर। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए।
जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करी है, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दी है, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दी है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा, बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अगला है, सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट L1 पर सफलतापूर्वक पहुंचा था। इस मिशन के साथ भारत यूएसए, यूरोप और चाइना के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो स्थिति होती है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होता है। तो यहां पर 4th कंट्री बना, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुदी माणिक्यम गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या तुंगभद्रा नदी। तो 2024 में तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मुदी माणिक्यम गांव में कृष्णा नदी के किनारे 1300 साल पुराने चालुक्य मंदिरों की खोज की गई। ये मंदिर मुख्यतः भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं और चालुक्य कला शैली को दर्शाते हैं। यहाँ पर कृष्णा नदी करेक्ट होगा। निम्न में से न्यूटन्स का कौन सा गति का नियम यह समझाने में सहायता करता है कि जब गेंद दीवार से टकराती है तो वापस लौट क्यों आती है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या कोई नहीं? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो क्या बोलता है? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप गेंद दीवार पर फेंकते हैं, मतलब एक्शन, दीवार उतने ही बल से, फोर्स से गेंद को पीछे धकेलती है, ये हो गया रिएक्शन, इसीलिए गेंद वापस लौटती है। पहला नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो इनर्शिया से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। दूसरा बल और त्वरण एक्सेलरेशन से रिलेट करता है, F=ma, इसीलिए तीसरा नियम यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तीसरा नियम सी आंसर। वर्तमान में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 50, 52, 53 या 54? तो फरवरी 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। 2024 में 5 नई हस्तियों को चुना गया, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अभी तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। यहाँ पर सी आंसर। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु अलॉय तांबे और जस्ते से बनी हुई होती है? कॉपर और जिंक से बनी होती है। ऑप्शन है मोनल मेटल, मैग्नेलियम, रोल्ड गोल्ड या डच धातु, डच मेटल। तो डच मेटल जो होती है, ये इसमें लगभग कॉपर होता है 85 से 90% और जिंक होता है, यानी यह एक प्रकार की पीतल है, ब्रास है। हल्के सुनहरे रंग की होती है और पतली शीट में रोल की जा सकती है, इसीलिए इसे सस्ते गोल्ड लुक में प्रयोग किया जाता है, डच मेटल। ठीक है। अगर हम मोनल की बात करें तो ये कॉपर और निकल से मिलकर बनती है। मैग्नेलियम की बात करें तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। रोल गोल्ड हो नहीं सकता, गोल्ड की पतली लेयर ऑन बेस मेटल, तो डच धातु यहाँ पर डच मेटल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल का पड़ोसी देश नहीं है? जॉर्डन, यमन, लेबनान या मिस्र मतलब इजिप्ट? देखिए, हाल ही के दिनों में इजराइल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इजराइल, ईरान, तो इनके पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी बॉर्डर से रिलेटेड।
तो यहाँ पर इजराइल के पड़ोसी देशों की बात हो रही है। तो इजराइल के 4 प्रमुख पड़ोसी देश हैं। लेबनान उत्तर में है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, पूर्व में ईस्ट में जॉर्डन है एंड दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में मिस्र है, इजिप्ट है। यमन अरब प्रायद्वीप में है और इजराइल से बहुत दूर है। इन दोनों के बीच कोई भी सीमा नहीं है, इसीलिए यमन इजराइल का पड़ोसी नहीं है। बी आंसर। निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? 34 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ या फिर 37 लाख करोड़? तो फ्रेंड्स, बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? 50 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़। अगर हम ऋण छोड़कर बात करें तो कुल रिसीट्स रही है 34.96 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लिया है 4.4% का 2025-26 के लिए। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण का 8वां बजट था। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल परिसीमन आयोग का उल्लेख करता है? डीलिमिटेशन कमीशन का उल्लेख करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 81, 82, आर्टिकल 170 या आर्टिकल 324। तो करेक्ट होगा आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना सेंसस के बाद लोकसभा की सीटों का पुनः आवंटन किया जाएगा। इसके लिए संसद एक कानून के माध्यम से डीलिमिटेशन कमीशन का गठन करती है। इसका उद्देश्य होता है राज्यों में सीट एडजस्टमेंट और टेरिटोरियल कंसिस्टेंसीज का पुनर्गठन। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 82 संसद को जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम डीलिमिटेशन एक्ट बनाने का अधिकार देता है। एंड आर्टिकल 170 भी है, यह राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के वितरण और उनकी परिसीमन डिमिलिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से संबंधित है। तो आर्टिकल 82 भी है और आर्टिकल 170 भी है। आपको क्वेश्चन जैसा पूछे उस तरीके से आंसर देना है। लोकसभा के लिए परिसीमन पूछे तो आर्टिकल 82 होगा, राज्य विधानसभाओं के लिए परिसीमन पूछे तो अनुच्छेद आर्टिकल 170 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्लियरिटी नहीं दे रखी है, बट ऑप्शन 82 हमको दिख रहा है, तो हम बी आंसर यहाँ पर टिक करेंगे। तो बी आंसर करेक्ट होगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन, निम्न जल निकायों को सैलिनिटी मतलब लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। वाटर बॉडीज दे रखी है, बाल्टिक सागर, लाल सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सैलिनिटी की तो वो ग्रेट सॉल्ट लेक में हमको देखने को मिलती है। यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक में इसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 150 से 300 पीपीटी। वहीं रेड सी उसके बाद आता है लाल सागर, उसकी सैलिनिटी लवणता लगभग 39 पीपीटी होती है। इसके बाद आता है बाल्टिक सागर, इसकी सैलिनिटी सबसे कम है 7 पीपीटी के आसपास, क्योंकि इसमें कई नदियाँ मिलती हैं, इस वजह से इसकी सैलिनिटी कम है। तो यहाँ पर क्रम क्या बनेगा? 3, 2, 1, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है हमको। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड मेयो ने भारत में व्यवस्थित सांख्यिकीय सर्वेक्षण शुरू कराया था, जिससे जनसंख्या, भूमि, कृषि और राजस्व पर डेटा एकत्र करना संभव हुआ। आगे चलकर यही भारत के आधुनिक सेंसस, जनगणना और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की नींव बनी। तो लॉर्ड मेयो यहाँ पर ए आंसर। निम्न में से कौन सी फसलें भारत के उत्तरी राज्यों द्वारा रबी फसल के मौसम में उगाई जाती हैं? ऑप्शन है चना, जौ, कपास और बाजरा। तो फ्रेंड्स, रबी फसलें ठंडी में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। चना और जौ जो है ये प्रमुख रबी फसलें हैं। कपास और बाजरा खरीफ फसलें हैं जो कि मानसून में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 जो कि पहले वाले ऑप्शन में हमको दे रखा है, ए आंसर। अगला है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1665, 1785, 1725 या 1885। तो चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। यह अनुवाद 1785 में प्रकाशित हुआ था। यह पहला मौका था जब कोई भारतीय ग्रंथ अंग्रेजी में अनुवादित हुआ और यूरोपीय समाज में भारतीय दर्शन की समझ की शुरुआत हुई। यहाँ पर बी आंसर 1785। नेक्स्ट है,
भोजन, काम और उत्पादकता, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा किस पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए 6th, 7th, 4th या 5th। तो फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990। इस योजना के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस योजना का मुख्य जोर प्रोडक्शन इंक्रीज करने, विशेष रूप से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाना था, रोजगार के अवसर पैदा करना था एंड उत्पादकता को बढ़ाना था, संसाधनों का बेहतर उपयोग करके दक्षता में सुधार करना ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। यहाँ पर बी आंसर 7th 5 ईयर प्लान। अगला है ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इवेल्युएट इकोसिस्टम फॉर ग्रीन जीडीपी, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जिसने पर्यावरणीय नुकसान और संसाधनों की क्षति को जीडीपी के आंकड़ों में शामिल करने की पहल की है, जिसे ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट है। कंगनहल्ली और सन्नति के बौद्ध स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा या गोदावरी। तो कर्नाटक के कंगनहल्ली और सन्नति बौद्ध स्थल भीमा नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक की दुर्लभ मूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बी आंसर सही होगा, भीमा नदी के किनारे। हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2024 में महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? एलिसा हेली, स्मृति मंधाना, नेट साइवर या हरमनप्रीत कौर। किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को 2024 आईसीसी अवार्ड्स में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उन्होंने 2023-24 में शानदार बल्लेबाजी की, एशिया कप और ओडीआई सीरीज में मैच विनिंग पारियां खेली थी। तो स्मृति मंधाना को दिया गया। चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो लेजिम महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें एक धातु की जंजीर जैसी छड़ी का उपयोग होता है। यह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस परेड में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो लेजिम लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। साहित्य में 2024 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हेन कॉन्ग किस देश से हैं? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या वियतनाम। तो 2024 में साहित्य का नोबेल प्राइज साउथ कोरिया की लेखिका हेन कॉन्ग को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके पोएटिक प्रोज के लिए मिला, जिसमें उन्होंने इंसानी जीवन की फ्रेगिलिटी, नाजुकता और हिस्टोरिकल ट्रॉमा को बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया है। उनकी किताबें जैसे कि द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट्स, द वाइट बुक पहले ही दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। हेन कॉन्ग की बात करें तो नोबेल प्राइज़ जीतने वाली साउथ कोरिया की और पहली एशिया महिला लेखक भी हैं। यहाँ पर साउथ कोरिया बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब साबुन के पानी में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग किस में बदल जाता है? ऑप्शन है नीला, लाल, पीला या नारंगी। तो साबुन का पानी अल्कलाइन क्षारीय होता है, मतलब इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। जब आप रेड लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालते हो तो वो नीला हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही अल्कलाइन के लिए ठीक है। तो लिटमस टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है, और साबुन वाला सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो यहाँ पर नीला हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती? ऑप्शन है यदि वह विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें जीते, यदि वह लोकसभा चुनाव में राज्य में 2% वोट प्राप्त करे, यदि वह विधानसभा में 3 सीटें या फिर 3% सीटें जीते, यदि वह विधानसभा के कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ तय कंडीशंस देता है, जैसे कि अगर कोई पार्टी असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें जीती है तो मान्यता मिलती है, या फिर असेंबली में 3 सीटें या फिर कुल सीटों का 3% जीत ले तो भी मान्यता मिलती है। अगर वो 8% वोट हासिल कर ले
तब भी मान्यता मिल सकती है। या फिर लोकसभा इलेक्शन में राज्य के अंदर 6% वोट के साथ एक सीट जीते तब भी मान्यता मिलेगी। लेकिन पार्टी ने सिर्फ 2% वोट लिया हो और कोई सीट नहीं जीती है तब उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्य पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती कब? यदि वह लोकसभा चुनाव में राज्य में 2% वोट प्राप्त करे। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ऐसी कंडीशन पर राज्य पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओ। तो ये था हमारा चौथा टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।